नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ चंडीगढ़ से देश के वरिष्ठ पत्रकार संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आजकल वैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया और उसके प्रत्याघात अभी चल रहे हैं। कौन कहां क्या हो रहा है, ये खबरें कितनी सही आती है, क्योंकि गोदी मीडिया तो जो खबरें देता है वो तो पिछले युद्ध की खबरें भी देता है, 79 की खबरें भी देता है और आज की खबरें बताता है। इसलिए मेरे ख्याल से आज हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। और स्थिति ये निर्माण हो गई है कि हमारे विश्व गुरु, कभी कभी उनको विश्व गुरु भी कहते हैं क्योंकि देश में विश्व का प्रसार किया जा रहा है, तो विश्व गुरु ही कहा जाता है उनको। दुनिया में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों दौड़े दौड़े जा रहे हैं इजराइल, क्यों दौड़े दौड़े गए थे पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन जाके वो अवार्ड ले आते हैं, इजराइल जाके अवार्ड ले आते हैं और एक दूसरे की बात नहीं करते हैं। गाजा में जो हुआ, जो नरसंहार किया नेतन्याहू ने, उसके बारे में तो वो बोले ही नहीं जब नेसेट को इजराइल में संबोधित कर रहे थे। तो विश्व गुरु को कोई पूछने वाला नहीं है और फिर भी वो बीच में मेरा चांद भाई की तरह दुनिया भर में घूमते हैं। तो ये क्या हमारे यहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए है, राजनीतिक उठापटक है, या तो अब हम अमेरिका के एक दूसरा एक उनका स्टेट बन गए हैं, ये हमारी समझ में से परे है। तो अजय जी, आप वर्तमान स्थिति में भारत कहाँ खड़ा है इसकी बात आज के एपिसोड में करें, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। और आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार हरी भाई और सभी प्यारे दर्शकों को जो अपने देश से प्यार करते हैं। आज उन्हें शर्म से अपने सिर झुका लेने चाहिए। उन्हें शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है जो भारत का सिर सम्मान से नहीं ऊंचा करवा रहा है बल्कि झुका के खड़ा कर दे रहा है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात आपने कही। आज भारत अमेरिका का 51वां यानी 51 स्टेट बन गया है, या उससे भी बुरी स्थिति कि उनका उपमहाद्वीप बन गया, उपनिवेश बन गया है। कि उन्होंने एक सुल्तान यहां पर तैनात कर दिया है जो उनको रिपोर्ट करता है कि सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये क्या करें, सर ये क्या करें। सर आप बताएं, श्रद्धांजलि दें या ना दें। सर ये बताएं कि इसमें निंदा करें या ना करें। सर इसमें ये करें कि ना करें। आज इस स्थिति में भारत को लाके खड़ा कर दिया है। और ये मैं यूं तो कह नहीं रहा हूं, अमेरिका से हमने परमिशन मांगी। हमारा तेल मंत्रालय कहता है कि विदेश मंत्रालय से, क्या अमेरिका से परमिशन दिला दीजिए कि हम रूस से तेल खरीद लें इस संकट के दौर में। वही हरदीप पुरी ये कहता है, जो हरदीप पुरी कह रहा था कि हमारे पास तो 74 दिन का तेल है। और अब जब खबर आई तो ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 25 दिन से ज्यादा नहीं है, 20 से 25 दिन का ही तेल है। यानी कोई कुछ भी बोलता है इस सरकार में तो साहब कि तेल खरीद लें। उन्होंने साहब अमेरिका को अर्जी डाली, सर तेल खरीद लें सर, क्योंकि हमारे आ नहीं पा रहा है, होर्मुज स्ट्रेट पे हमारा रुका हुआ है, हमारे वो जहाज नहीं आ पा रहे हैं, सर प्लीज सर दे दीजिए सर। तो आप देखिए वहां का जो वित्त मंत्री वो परमिशन देता है, ट्विटर पे मौजूद है कि भारत को 3 अप्रैल तक के लिए तेल खरीदने की मंजूरी दी गई है। वो कौन है देने वाले? मालिक है सर। क्या बात आप कह रहे हैं? वो मोदी के मालिक हो सकते हैं, देश के थोड़े मालिक है। नहीं तो मोदी ने तो देश का मालिक बना दिया ना। प्रधानमंत्री की हैसियत से समझौता तो वो करेंगे।
सरेंडर उन्होंने करा दिया, कंट्री को करा दिया है। जो काम हमारे देश के, हमारे उस डिपार्टमेंट के, ट्रेड के डीजी को परमिशन लेनी थी, वो परमिशन हम अमेरिका के वित्त मंत्री से मांग रहे हैं। और फिर वो परमिशन देता है तो हमारे देश का गोदी मीडिया उछलने लगता है कि अरे 30 दिन तक तेल खरीदने की मंजूरी दी, 30 दिन तक के लिए मंजूरी मिल गई। किससे? बाप है तुम्हारा, दादा है तुम्हारा, कौन है? अमेरिका। मालिक है हमारा, वो हमें मंजूरी देने वाला कौन होता है? लेकिन साहब मंजूरी दी उसने और हम बड़े खुश हैं। सर थैंक यू सर, 30 दिन का आपने दे दिया सर। आप याद करिए 11 फरवरी को, इसी 11 फरवरी को, करीब 1 महीना हो रहा है, राहुल गांधी ने संसद के भीतर यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की यह स्थिति कर दी है कि हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा नरेंद्र मोदी, नहीं अमेरिका। जो कि हमें नरेंद्र मोदी को तय करना था, वो अमेरिका तय करे। अब आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अमेरिका तय करेगा कि साहब तेल आपको लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। तो जब यह स्थिति हो तो स्वाभाविक सी बात है हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने यह स्थिति करी। तब ऐसे में मुझे एक चीज बिल्कुल बड़ा स्पष्ट आता है कि आज जिन हालात में लाके खड़ा कर दिया है, ये ऐसे हैं कि हमें जगह जगह बेइज्जत करा रहे हैं और इस तरह से करा रहे हैं कि जैसे हम कुछ हो ही नहीं। आप देखिए दुनिया के छोटे छोटे देश बोल रहे हैं, स्पेन जैसा देश जो नाटो कंट्री का मेंबर है, वो अमेरिका को आंख दिखा देता है कि नहीं हमारी कंट्री के उसको स्पेस को आप यूज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से मत करिए, हमारे यहाँ कौन क्या करेगा ये हम तय करेंगे। और जब ये कह रहे होते हैं तब हमारे देश में साहब सरेंडर हो रहा होता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कर रहा होता है और जब ये करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी। तो ये आज हमें देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के एक टीवी शो के कार्यक्रम में वहां की महिला पत्रकार ने जो कहा, They suck the life out of this country, and then they're looking to India to see if they can suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. बात सोच लीजिए, वो साफ साफ कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने खोल दिया अपना पैंट, पांव फैला दिए कि साहब जो करना है कर लो इजराइल के आगे। ये अमेरिका में मजाक उड़ाया जा रहा है उनके इंटरनेशनल शो में। आप यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आपको देखना था। तो जब यह दिन देखना हो तो लोग इस तरह से मीम बना रहे हैं कि ये इजराइल है और ये इनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब आप देख लीजिए ये दशा आज हो गई है, हमें शर्म आ रही है, दुख हो रहा है कि ये हालत जब कर दी गई हो तो हम किसकी बात करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं तो बुरा लगता है। United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever you want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. और जब ये बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी बड़ा बुरा लगा था, इन्होंने उनके संबोधन से हटाया, लेकिन जो कहा था राहुल गांधी ने आज साबित हो गया। जो राहुल गांधी कहते हैं 1000% सही कहते हैं। इस देश के लोग न समझे तो शर्म से उन्हें भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल शर्म आ रही है और मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूं जिस देश में का प्रधानमंत्री हमारे देश को इस तरह लाके खड़ा कर देता है। मदरलैंड, फादरलैंड, न जाने क्या क्या।
इसमें इसमें तो दोष नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी तो है। छोड़िए आज उनकी बात। यदि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश की वह जनता दोषी है जो ऐसे लोगों को चुन के आती है। नीतीश को किसने चुना है? इस देश की जनता ने चुना है। नायडू को किसने चुना है? इस देश की जनता ने चुना है। नरेंद्र मोदी को किसने चुना है? इस देश की जनता ने चुना है। यदि वो ऐसे गलत लोगों को इतना इतना जनादेश दे रहे हैं तो उन्हें भी, अब उनके लिए मैं कहूं क्या, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। हम अपने लिए ही अब शर्म महसूस करें। तो आज इस शर्मनाक हालात में लाके भारत को खड़ा कर दिया है इस शख्स ने। इस शख्स ने जो किया है उसी का नतीजा है कि अमेरिका का जो स्टेट सेक्रेटरी है वो आता है और वो बोलता है रायसीना डायलॉग्स में, जहां नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वो कहता है कि 20 साल पहले हमने चाइना को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की और ये की, अब वो खड़ा हो गया तो अब हमें आंख दिखाता है और ये करता है, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। भारत हमारा सहयोगी बन के रहे, हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बने, हम तब वो करेंगे। यानी आप हमारे गुलाम बन के रहिए, हमारे इशारों पे काम कीजिए। ये भारत की धरती पर कह रहा है, दिल्ली में कह रहा है, और हम बड़े तालियां बजा रहे, तालियां। शर्म से चुल्लू भर पानी में मर नहीं गए? अभी हाल ही के दिनों में कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, उसमें यूरोप में, और उसमें विदेश मंत्री भी हमारा मौजूद था, और वहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका फिर से एक बार औपनिवेशिक सिस्टम लागू कर रहा है। जो खत्म हो गया था ब्रिटेन के बाद, उसे हम फिर से कर रहे हैं और हम स्थापित कर रहे हैं, और दिख रहा है कि भारत उपनिवेश बन चुका है। 2016 में भारत ने लेन समझौता जो किया था लॉजिस्टिक एंड अदर सपोर्ट का अमेरिका के साथ, उसमें अमेरिका हमारे सारे देश के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है अपने युद्ध के लिए। ये समझौता और हम अभी तो राजदूत हमारे वेस्टर्न कमांड में गए थे, उनके अमेरिका के उनके अधिकारी मैंने गए थे। बताया ही था, यही चंडीगढ़ ही आए थे। हाँ, जो हमने वेस्टर्न एपिसोड भी किया था उस पर। जी मैंने आपको बताया था। और ये आप देखिए, हमले में वो इस्तेमाल कर सकता है हमारे। तो वही बात तो वहां के पत्रकार ने कही कि जो भारत का मेहमान ईरान का युद्धपोत था, जो कि यह कह के बुलाया गया था कि नहीं, आपको निहत्थे आना है, गोला बारूद नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना है, हम यहां सिर्फ युद्धाभ्यास करेंगे। और हमारे आयोजन में उसने भारत के राष्ट्रपति को सलामी दी थी। अमेरिका के भी आना था, लेकिन अमेरिका ने अपना पोत भेजने से मना कर दिया। सोचिए, हमें इस काबिल नहीं समझ रहा। और स्थिति यह हुई, जो हमारा दोस्त था हमारे पास आया जब इस दुनिया में अमेरिका का अस्तित्व नहीं था, अमेरिका नाम की चीज नहीं होती थी, जब इस देश में इंग्लैंड नाम की भी चीज नहीं होती थी, तब ईरान और भारत के रिश्ते होते थे। जो हमारा जो हमारा डीएनए है वो आर्यंस का, वो कहते हैं कि ईरान से आया है। जो हमारा धर्म ग्रंथ है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पुराना जिसे हम कहते हैं, वो हमारा ऋग्वेद, तो उसका जन्म अवस्था से होता है। वो अवस्था जो पर्शियन से आया, वहीं से। तो अब आप सोचिए कि आपके धर्म का भी जन्म ईरान से हुआ, आपके धर्म के अलावा आपका जन्म ईरान से हुआ। उस ईरान को हम धोखा दे देते हैं। हमारे दरवाजे पर खड़ा है, 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा भारत की है। उसके आगे जो 30 लैटिट्यूड है, डिग्री लैटिट्यूड, वहां तक हमारी निगरानी और हमारी तलाशी और हमारे अधिकार है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी। और पूरे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है भारत समझौते के तहत
पूरे हिंद महासागर का। इसी बात को नरेंद्र मोदी ने अभी पीछे 20-21 अक्टूबर को जो आयोजन था वहां पर जाके रुके थे और तब इन्होंने खुद कहा था कि हम गार्जियन हैं, सुरक्षा का दायित्व तो पूरे हिंद महासागर का हमारा है। तो जो नरेंद्र मोदी ये कह रहा था उसी में ही वो मार दिया जाता है। निहत्था आया था हम पर भरोसा करके और उसके बाद हम दलीलें देते घूम रहे हैं। तो अब आप सोचिए, और उसके बाद हम निंदा नहीं कर पा रहे हैं, हम यह भी नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं यह गलत किया है। उल्टा यह खबर आ रही कि भारत ने ही दोगलापन किया, मुखबिरी करी, उसने ही अपना पोर्ट इस्तेमाल कर लेने दिया और वो हो गया। इसका खंडन न तो विदेश मंत्री ने किया न प्रधानमंत्री ने किया। एक पीआईबी की बस फैक्ट चेक वो आ गई कि नहीं ऐसा ये नहीं है, ये गलत दावा है। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने इस पर नहीं कहा। अमेरिका में यही चर्चा है कि भारत ने ही गद्दारी करके मुखबिरी करके मरवा दिया। वैसे भी मुखबिरी का इनका पुराना इतिहास है, आप याद कर लीजिए, सावरकर मुखबिरी किया करता था, तो अब वही काम ये कर रहे हैं आरएसएस का और हिंदू महासभा का यही इतिहास। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने कहां लाके खड़ा कर दिया है। तो वहां के पत्रकार बेइज्जत कर रहे हैं, वहां के जनरल्स बेइज्जत कर रहे हैं, वहां के मंत्री बेइज्जत कर रहे हैं और सब ये कह रहे हैं। और भारत ही हा 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 ही, बस इससे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री को कुछ नहीं आता है। तो आप सोच लीजिए, यह स्थिति यदि कांग्रेस ने लताड़ा ना होता तो शायद ईरान की एम्बेसी जाकर के खामनेई को श्रद्धांजलि ना देते। और तो वो आप भी जूनियर समझिए, ऑफिसर को विदेश वही तो, विदेश सचिव को भेजा, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि आपको आपके घर के बगल में ही है, कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, जाके दे देते। एक नोट ही तो लिखना था, उतने से डर गए। क्यों? अब्बा ने अभी परमिशन नहीं दी है, और यदि हमने ऐसे कर दिया तो अब्बा हमारे पैंट शर्ट सब उतार देंगे। ईरान ने तो इजराइल ने तो पैंट ही उतारा है, चड्डी उतारी है, अब वहां वो भी उतार देंगे तो हम तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। साहब ये दशा हो गई है। तो आप सोचिए आप किस देश की बात कर रहे हैं। ऐसे शर्मनाक हालात हमने कभी सोचे थे, देखे थे? बार बार सालों से राहुल गांधी यही तो चेताते आ रहे हैं कि बार बार हम सरेंडर कर रहे हैं, बार बार हम गिरवी रख रहे हैं, ऐसे समझौते कर रहे हैं कि सरकारें बदल जाएंगी और फिर बदलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रीटी होते हैं उनको ऐसे तो रद्द नहीं किया जा सकता है। तो बड़ी सारी समस्याएं होती। हाँ, वाजपेयी ने जो की थी अमेरिका के कॉलोनी बनाने की बात, यानी वही तो ट्रीटी वो कर रहे थे, ये जनाब भी कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, वाजपेयी करके गए थे, वाजपेयी का पाप हम लोग ढो रहे हैं। वाजपेयी ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में वाजपेयी ने जो है चीन को एक्सेस दी थी, चीन को बुला करके, जब पहली बार 13 दिन के ही प्रधानमंत्री थे, उसी बार बुला करके उन्होंने चीन की उस बाउंड्री को मान लिया था, याद करिए, उसे स्वीकृति दे दी थी। और जब दोबारा आए तो उसे आधिकारिक तौर पे भी दे दी, समझौता कर लिया। इसी तरीके से वाजपेयी ने ही वो समझौता किया था जिसके कारण जो है पाकिस्तान परमाणु संपन्न बन गया। और उसके बाद में भारत कारगिल में जिस तरह से हमारे लोगों को मरवा के एक ड्रामा किया गया, सिर्फ ड्रामा किया गया जिससे वो खबर दबाई जाए। और उसके बाद आप देखिए तो चीन को भी किया, पाकिस्तान को भी किया। अब दूसरी चीज देखिए, अमेरिका के आगे कैसे सरेंडर थे, और उन्हीं सब का नतीजा था कि वाजपेयी ने ही वो खूंखार आतंकवादी छोड़े थे जो आज तक भारत के अंदर सारे आतंकी हमले करते हैं। मौलाना मसूद अजहर जी जी। और पहला पाप इन्होंने 1989 में किया था, आरिफ मोहम्मद खान छोड़ने गए थे तब। और उसके बाद में दूसरा पाप 99 में किया इन्होंने। तो आप सोचिए, रुपया का जाली अपहरण जी था। और दोनों बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर थे,
वो तैयार नहीं थे टेररिस्टों को छोड़ने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये विरोध है, तो इसके बाद में दोष देंगे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो इन्होंने तो ऐसे पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, जो इन्होंने समझौते किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसे बदल तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने लागू भी नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका का पिट्ठू आ गया, तो अब आप सोचिए, उसने तुरंत लागू किया सारी चीज। ये है इनका। तो अजय जी, यानी हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, मगर अब होगा क्या आगे? अंतिम सवाल होगा यही है, इस देश की जनता इस बात को समझे और वो इस देश की जनता इनको उखाड़ फेंके, तो आने वाली सरकार धीरे धीरे उसे डाइल्यूट कर सकती है, एकदम से तो नहीं खत्म कर सकती। क्योंकि इंटरनेशनल आपने समझौते कर डाले, तो उन्हें खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ बहाने चाहिए, कुछ करना है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन रोकना शुरू कर दे, वो कर दे। तो इस तरह से ही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। मतलब हम ऐसे भंवर में फंसे हैं कि यूं नहीं निकल आएंगे कि हाँ उछले और निकल। अब उछल के उस दलदल से निकलने में हमें बड़ा जोर लगाना है, कोई क्रेन की जरूरत पड़ेगी, कुछ और पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। आज देश के पास कोई विकल्प नहीं है राहुल गांधी के अलावा। और राहुल गांधी ही कर पाएंगे, अरे नहीं तो आप गुलामी में मरवाते रहे। विकल्प है अजय जी, केजरीवाल विकल्प है, ममता दीदी विकल्प है। तो जिनका बचा है ना, इनके बनाए हुए वो जो लोग इनको विकल्प मानते हैं, तो जो बचा है उससे भी गई गुजरी हालत के लिए अपने तैयार हो जाएं। और वो फिर पट्टा, अभी तो मोदी के उसमें सिंबॉलिक पट्टा पहनाया जाता है, तब असली पट्टा पहना के यही लोगों को नचाया जाएगा और नाचते घूमिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके बनाए हुए विपक्ष केजरीवाल और ममता बनर्जी, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि ये यही तो करते हैं छद्म रोड। भाई आरएसएस का क्या एजेंडा है उसमें आप देखिए, पक्ष भी हमारा विपक्ष भी हमारा। तो इसीलिए तो ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत हो, चाहे उसमें कोई दूसरा कोई भी दल हो, वो स्वीकार, यही तो इनका सच है। जी अजय जी, आज हमारे साथ आप जुड़े और बेबाक ढंग से आपने ये तथ्यों को उजागर किया। हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि किस स्थिति में हम आके खड़े हैं। यानी एक भारत जिसका नैतिक नेतृत्व पूरी दुनिया उसका लोहा मानती थी। भले ही हम आजादी के दौरान उतने संपन्न नहीं थे, आजादी मिलने के बाद के सालों में, दशकों में, मगर हमने अपना जहन यानी जमीर कभी इस प्रकार से बेचा नहीं था। अब पता नहीं इस दलदल से हम कैसे निकल पाएंगे। आज आपने जो कहा वो सबके लिए चिंता का विषय है, और मेरे ख्याल से वो सोचें, जनता को ही इलाज करना है, बाकी तो अल्लाह जाने क्या होगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।